नमस्कार, मैं आलोक शर्मा। वेलकम बैक टू स्मार्ट विजन एकेडमी। जो लोग बीईओ परीक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, तो वो लोग मेहनत से लगे रहिए। स्मार्ट विजन एकेडमी की पूरी टीम उनके साथ मजबूती से खड़ी हुई है। यहां कराया हुआ एक एक क्वेश्चन उनका भविष्य तय करेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी क्रम में आपको डेली हर कोई वीडियो, हर सब्जेक्ट का एक एक वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को भी इंफॉर्म दीजिए, यानी कि अपने चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसके आपका विकास, साथ ही साथ आपके चैनल का भी विकास जरूरी है, तभी हम और भी लोगों की मदद कर पाएंगे। हम लोग जिस पथ पर चले हैं, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को आपकी मंजिल प्राप्त हो। तो इसी क्रम में आज हम फिर मैथमेटिक्स का, अब ये अगला वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में आपने कुछ क्वेश्चन को देखा था। यहां हम चुन चुन कर क्वेश्चन लेकर के आते हैं जिनके आने की पूरी संभावना है 110%। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको समझ में आए तो समझ लें, नहीं समझ में आए तो रट मारिए। इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। जब प्रश्न उत्तर आपके सामने कॉपी आएगी, बुकलेट आएगा, तब आपको एहसास होगा कि आपने स्मार्ट विजन एकेडमी के साथ जुड़कर कितना अच्छा काम किया था, आपका फैसला कितना सही था। इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको रट जाना है। जरा चलते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने निश्चित स्थान से 180 किलोमीटर की दूरी पर 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। चलिए जरा हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी साथ ही साथ करते चलेंगे। मान लीजिए यहां पर आप खड़े हैं, ये लीजिए, ये पॉइंट 1 है और एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट है 180 किलोमीटर दूर और यहां से ए से बी पर आपको जाना है। ये लीजिए, मैंने आपकी पिक भी बना दी है। ये आप खड़े हैं और यहां से आपको जाना है 180 किलोमीटर दूर और 3 घंटे में आपको पहुंचना होगा। प्रथम आधी यात्रा में जरा इसका अर्थ बताइए। प्रथम आधी यात्रा का अर्थ क्या हुआ? प्रथम आधी यात्रा का अर्थ हुआ कितना किलोमीटर, यानी कि ये हुआ 90 किलोमीटर। पूरी यात्रा कितने घंटे में तय करनी है? 3 घंटे में, अर्थात 9 बजे चले तो आपको 12 बजे पहुंचना होगा। 3 घंटे में आपको पूरी यात्रा कवर करनी है और आधी यात्रा का मतलब 90 किलोमीटर कवर करना होगा। तो फिर आगे कहते हैं केस क्या है कि अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए, अब समय की बात तो बाद में है, पहले प्रथम आधी यात्रा की बात कर ले। क्या हुआ? प्रथम आधी यात्रा में उसकी औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। प्रथम आधी यात्रा में वो 40 की स्पीड से आप चले हैं। अब आपको पहुंचना तो 3 ही घंटे में है, तो निश्चित स्थान पर समय से पहुंचने के लिए शेष यात्रा में उसकी गति कितनी होनी चाहिए? तो 90 किलोमीटर तय करने में आपको यहां से यहां तक 90 हो गया, तो 90 किलोमीटर तय करने में आपने जो समय लगा दिया है वो आपका समय है यहां पर 4 घंटे। अब बाकी का यहां से यहां तक डिस्टेंस तो है 90 किलोमीटर और फिर अब पूछ रहा है कि यहां से आपकी जो चाल, यहां चाल है 4 घंटे नहीं, सॉरी, इसने जो यहां से आधी यात्रा में तय करने में जिसकी चाल रही है वो है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, टोटल टाइमिंग जो आपको चाहिए होगी, टोटल टाइमिंग यानी कि आपको 3 घंटे में पहुंचना है यहां से यहां तक। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि आधी यात्रा में हमने कितना समय लिया, तो हमको पता होगा कि अब यहां से यहां तक पहुंचने में हमें कितना समय और मिला है। तो अब क्या आप ये बता सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में आपको कितना समय लगा? यहां से ए से बी, और इसको मैं पॉइंट को नाम दे देता हूं सी। तो ए से सी तक जाने में क्लियर है कि डिस्टेंस कितनी है? 90 किलोमीटर। चाल कितना है? चाल है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर। ये 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 90 किलोमीटर की, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 90 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको कवर करना है। तो समय कितना लगेगा? अब ये समय बराबर होता है, फार्मूला हर कोई जानता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, बहुत बेसिक सी चीज है कि समय बराबर होता है
दूरी बटे चाल, जिसको नहीं पता हो वो सुन ले भाई, दूरी बटे चाल। तो दूरी यहां कितना है, दूरी है 90 किलोमीटर, चाल कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। हमें समय मिलेगा कौन सा, पहली आधी दूरी तय करने का। तो 90 कैंसिल हुआ, 9/4 इतना ही रहने दीजिए, 9/4 घंटे आपको लग चुके हैं। अब जरा फिर से सुने, अब 9 टोटल टाइमिंग कितनी थी, 3 घंटे की। तो यहां से यहां तक मैं एक बार जरा फिर से आपको क्लियर कर देता हूं, जगह कम है तो आपका ध्यान बटेगा। तो यहां जरा फिर से समझें कि ये डिस्टेंस रही आपकी 180 किलोमीटर और इसमें 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को, ये रहा 90 डिस्टेंस को आपने कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी कि यहां से यहां तक आपको समय लगा 9/4 और यहां से यहां तक जाने में टोटल समय लग रहा है 3 घंटे और यहां तक समय लगा है 9/4 घंटे। तो यहां से यहां तक का समय बता सकते हैं कितना लगेगा। अगर यहां से जैसे यहां से 3 घंटे, तो यहां से यहां तक अगर पूर्णांक में बात किया जाता है 2 घंटे लगते, तो बचा रह जाता 1 घंटे, मतलब इसमें से इस टाइम को माइनस कर दे। तो यहां से यहां तक शेष आधी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो होगा 3 - 9/4 शेष दूरी को तय करने में, ये वाली दूरी तय करने में 3 चौक 12, 12 में से 9 गया हमारा 3/4 घंटे। इसका अर्थ ये है कि अब यहां से यहां तक की दूरी तय करने में आपके पास सिर्फ बाकी है 3/4 घंटे। अच्छा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो 90 किलोमीटर इतना हुआ, 90 किलोमीटर इतना हुआ और 3/4 घंटे आपका समय बाकी है। तो चाल हमें ज्ञात करनी है, तो चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी है 90 और समय है 3/4 घंटे, 4 ऊपर चला गया, 90/3 × 4 30, 120। आंसर देखिए किलोमीटर पर आवर, लीजिए ये आंसर हुआ 120 किलोमीटर पर आवर। एक बार जरा मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं, आप जरा देखिए आप क्वेश्चन के हिसाब, एग्जाम हॉल के हिसाब से इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि निश्चित 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करना है। प्रथम आधी यात्रा में उसकी औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही, तो मेन केस तो यही है। प्रथम आधी यात्रा में यानी 180 का आधा हुआ 90/40, 9/4 और टोटल कितना समय है 3 - 9/4, 3/4 इतना बचा, 3 चौक 12 - 9। और अब आपकी जो 4 रहेगी वो क्या रहेगी, क्योंकि टोटल दूरी है 180 का आधा 90 तय हो चुका है, शेष 90 3/4 से तय करना है, 30 × 90, 3 चौक 120 किलोमीटर पर आवर। लीजिए अब कितने कम समय में आपने इसको सॉल्व कर दिया, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसको लिख दीजिए, इसको मैं आज लिख दे रहा हूं, ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान दीजिए। इस बात का कोई दावा नहीं करेगा, लेकिन स्मार्ट विजन एकेडमी पर मैं ये दावा करता हूं कि ये बीईओ एग्जाम 2020 नोट कर लीजिए कि आ रहा है, कमिंग सून। सुनो सुनो सुनो, ये क्वेश्चन आ रहा है 110%। नहीं आए तब बात कहिएगा, आज का वीडियो इस बात का प्रमाण रहेगा। एक 79 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है। तो ये लीजिए, ये रहा 79 मीटर, 1 मिनट में 4 मीटर ऊपर चढ़ता है। तो यहां पे हम कह दे रहे हैं 75 मीटर, 4 और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसलता है। तो 4 - 1 हुआ 3, 25 × 3 = 75, 25 दूनी 50, 1 मिनट और लगेगा 51 और 51 मिनट। आंसर हो गया। लीजिए अब ये आप कहेंगे कि ये हल समझ नहीं आया, तो पहले तो हमने ये झलक दिखाया कि आप इसको सेकंडों में कैसे हल कर सकते हैं। हमने सेकंड में हल करके दिखाया, 79, 75, 3, 25, 50, 51 हो गया। लेकिन कैसे हुआ, अब इसको समझने के लिए चलिए हम जरा बोर्ड पर चलते हैं। आइए, बोर्ड पर आपका वेलकम है। अब ये हम लोग यहां से पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए होगा क्या कि अब इसमें थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको टाइम देना होगा। जब ऊपर, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, तो मान लीजिए जैसे आप यहां से कोई ये डिस्टेंस है और एक बार में आप ऊपर चढ़ते हैं, तो जब ऊपर चढ़ते हैं अगले राउंड में आप नीचे फिसलते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक बार में 5 मीटर ऊपर चढ़ते हैं,
एक बार में। तो 1 2 3 4 5, ये 5 मीटर में आप ऊपर चढ़े पहले मिनट में, और अगले मिनट में 3 मीटर आप नीचे आ गए। तो 5 ऊपर चढ़ते हैं पहले में और 3 अगले में नीचे आ जाते हैं। तो रिजल्टेंट आपका क्या रहेगा? रिजल्टेंट होगा आपका 2 मीटर ऊपर रहेगा। कितनी देर में? ये हुआ 2 मिनट में 2 मीटर ऊपर हुआ। चलिए जरा देखते हैं। तो अब मैं यहां थोड़ा ग्राफ से भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आप पहले मिनट में आप देखिए ये ऊपर चले, अगले मिनट में आप नीचे आ गए, ये लीजिए 3 मीटर नीचे आ गए, ये यहां से यहां पे आ गए। तो आप यहां बेस से 1 2 3 4 5, यानी कि अब आप 2 मीटर दूरी पर है अपने ओरिजिन से। कितनी देर में? 2 मिनट। लेकिन अब यहां से एक प्रश्न है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 मीटर, केस यही है, सोच के जवाब दीजिए। आप कोई बंदा पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, अगले मिनट में 3 मीटर नीचे फिसलता है, 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ा। इसका अर्थ ये हुआ अगले 2 मिनट में फिर 2 मीटर चढ़ेगा, फिर अगले 2 मिनट में फिर 2 मीटर चढ़ेगा, फिर अगले 2 मिनट में फिर 2 मीटर चढ़ेगा। यानी कि उसका जो चलने का तरीका है वो, यानी इसको हम थोड़ा क्रिटिकल में और कहूं तो कह सकता हूं कि उसका जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। अब आप दूरी और विस्थापन में थोड़ा अंतर समझेंगे, वो साइंस के लिहाज से है कि आप अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो कवर किया है वो डिफरेंस की तरह है। यानी क्या डिफरेंस है आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में? आप चाहें किसी भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कितना आप चले। अब पता चला कि गोल गोल घूम करके वापस वहीं आके चले आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। यानी जहां से चले वहीं से लौट के आ गए, तो विस्थापन 0 है। तो विस्थापन के लिए आपका कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो यहां पे अगर हम ये बात करें कि 2 मिनट में इस बंदर ने दूरी कितना तय किया है, तो 2 मिनट में दूरी तो तय किया। पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ा बेचारा, 5 मीटर तो ऊपर चला और फिर 3 मीटर नीचे की ओर चला, तो कुल मिलाकर के 8 मीटर चला है। तो दूरी तो जो उसने तय किया है वो उसकी 8 मीटर है। लेकिन अब जो विस्थापन है, अब 8 मीटर कहां दिखा रहा है? उसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन से तो वो बेचारा अभी भी केवल कितना दूर है? ओरिजिन से तो मात्र 2 मीटर ही दूर है। तो उसका जो यहां विस्थापन है वो तो है 8 मीटर, 2 मीटर, लेकिन यहां जो विस्थापन है वो है उसका 8 मीटर। यानी 2 मिनट में दूरी तय की गई 8 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हुआ केवल 2 मीटर। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि 2 मिनट में, यहां केस तो समझ में आया, पहले में 5 गया, अगले में नीचे आ गया, पहले में गया ऊपर चढ़ता है, अगले में नीचे, तो कुल मिलाकर के 2 मिनट का रिजल्टेंट यह है कि 2 मिनट में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 मीटर का होता है। फिर अगले 2 मिनट में क्या होगा? अगले 2 मिनट में फिर 2 मीटर वो पहुंच जाएगा ऊपर। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अगले, यानी इसको 4 यहां तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? सोच समझ कर जवाब दीजिए कि आपका जवाब यहां अगर पूछा जाए, केस इस प्रकार से है कि एक बंदर पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है। उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल गए हैं, उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, अगले मिनट में 2 मीटर नीचे आता है। तो अगर हमें उस बंदर को 4 मीटर ऊपर चढ़ाना हो, किसी खंबे पर जिसकी ऊंचाई 4 मीटर हो, उस पर चढ़ाना हो, तो कितना देर लगेगा? तो अब आप सोचें कि 5 मीटर ऊपर चढ़ा, अगले में नीचे आ गया, तो इसका अर्थ है कि 2 मिनट में 2 मीटर, अगले 2 मिनट में 4 मीटर हो जाएगा उसका आंसर। यानी कि 4 मिनट में हम कह सकते हैं कि 4 मिनट में वो 4 मीटर चला जाएगा। लेकिन ये जवाब होगा एकदम गलत।
क्यों चौंक गए, शॉक्ड हो गए? भाई एक बात बताइए कि जब ये बंदर पहले राउंड में, जब इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर थी, जब ये बंदर को आप पहले राउंड में यहां तक लेकर के जाएंगे, सोचने वाली बात, यहां तक लेकर के जाएंगे, तो जरा हमको बताइए, मैं यहां ग्राफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप यहां पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर लेकर के जाएंगे, तो चलिए जरा हम ऊपर लेकर के चल रहे हैं। तो यहां से चढ़ना शुरू हुआ, ये पहले, अब यहां पर अभी 1 मिनट नहीं हुआ है, तो अभी 1 मीटर ऊपर पहुंचा, फिर कहां पहुंचा, 2 मीटर पहुंचा, अब कहां पहुंचा, 3 मीटर पहुंचा, 1 मिनट नहीं हुआ, अब कहां पहुंचा, 4 मीटर। तो ये 4 मीटर तो पहले ही आ गया ना, 4 मीटर आप कह रहे 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद आएगा। अरे ये 5 मीटर ऊपर गया, तो क्या इस डंडे पे चढ़ करके नहीं गया? ये 4 मीटर उसने पहले मिनट में ही कवर किया था। 5 तक तो बाद में पहुंचेगा, लेकिन यहां 4 वो पहले ही पहुंच जाएगा। तो जब 4 यहां पहुंच गया, तो हमारा आंसर अब क्या होगा? तो इस 4 को ज्ञात करने के लिए भाई वो 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में। हम ऐसे भी कह सकते हैं, अब इसको 2 तरीके से समझिए। 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, तो 1 मीटर चढ़ेगा कितनी देर में? 1 मीटर चढ़ेगा 1/5 मिनट में। और 4 मीटर कितनी देर में चढ़ेगा? तो 4 मीटर चढ़ेगा 4/5 मिनट में, या हम कह सकते हैं 4 बटे गुणा 60, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 48 सेकंड में ये बंदर की पोजीशन यहां होगी, यानी 60 सेकंड से पहले ही वो चल चुका होगा। भाई हम जाते समय एक बार इसको टच कर दिया, हम वही टाइम लेंगे, जब लौट करके यहां आएगा, स्टे होगा, हम उसको नहीं मानेंगे। पहली बार 5 चढ़ा तो यहां पे, अच्छा स्टे करने वाली बात है कि आप सोचे कि फिर वो नीचे भी तो चला जाएगा, तो नीचे जाए या ना जाए हम इससे कोई लेना देना नहीं, उस पे उसने पैर रख दिया, तो हम कितनी देर में पहली बार उसने उसको टच किया है, हम उसी टाइमिंग को लेते हैं। अब चलिए यहां से जरा एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर ये बंदर, तो हाँ एक बात और, यहां से जैसे 5 मीटर, अब इसकी चाल हो गई, चाल को हम ये मान के चलेंगे कि इसकी चाल है 5 मीटर पर मिनट। ध्यान दीजिए, पर सेकंड पर किलोमीटर आवर नहीं, 5 मीटर पर मिनट। अब अगर हमें समय ज्ञात करना हो तो फिर हम क्या करते हैं? तो हम ज्ञात करते हैं दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल से। अब समय बराबर दूरी बटे चाल से, अगर हमें दूरी 4 मीटर की ज्ञात करनी हो तो 4/5 हो गया, तो 4/5, अब चूंकि यह आएगा मीटर पर मिनट है, तो यह आंसर आएगा 4/5 मिनट में। ऐसे ही अगर हमें यहां पे 3 मीटर ज्ञात करना होता, मैं थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूं, जरा फिर से समझें कि अगर ये बंदर पहले राउंड में यहां से चल रहा है, पहले राउंड में ऊपर की ओर जा रहा है, तो 1 मिनट में यहां से यहां पहुंचेगा, तो लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचने का समय क्या होगा? तो इस पॉइंट पे पहुंचने का समय होगा, तो ये समय बराबर दूरी बटे चाल से, तो समय बराबर दूरी हो गया। यहां पे अगर 1 मीटर हमका 1 मीटर की दूरी निकालना हो ये, तो आप करेंगे t बराबर डिस्टेंस को लेंगे 1, चाल हमारी 5 है, तो 1/5 मिनट हो गया, या इसको आप कह सकते हैं 12 पंजे 60, 12 सेकंड इसको कह सकते हैं। 60 से गुणा कर दिए, 1/5 गुणा 60 कैंसिल आउट हुआ, 12 पंजे 60, ये 12 सेकंड का आंसर हो गया। अगर हमें यहां से यहां तक ज्ञात करना हो, 2 मीटर ज्ञात करना हो, तो देखिए कितने अजीब बात है, सोचने वाली बात है। 2 मीटर हम अभी कह रहे थे 2 मिनट में, लेकिन अगर हम केवल 2 मीटर की बात कर रहे हैं कितनी देर में पहुंचेगा, तो 12 दूनी 24, यानी 12 सेकंड का समय यहां लगा, 12 सेकंड का समय यहां लगा, 12 दूनी 24 सेकंड लगेगा। तो इसको भी अगर हमें ज्ञात करना हो t2 2 मीटर के लिए, तो 2/5 कर दीजिए, 2/5 मिनट, या करेंगे 2/5 गुणा 60, 12 पंजे 60, और ये रहा 24 सेकंड। ठीक, यहां पर 3 का याद करना हो तो आप करेंगे 3/5 गुणा 3/5 गुणा 60, और ये 12 तिया 36 सेकंड। अगर 4 का ज्ञात करना हो तो जरा 4 पे आप निकालेंगे तो करेंगे 4/5 गुणा 60, 12 चौक 48 सेकंड। अगर 5 का ज्ञात करना हो तो भाई आपका हो गया पूरा 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड।
5/5, 1 मिनट गुणा 60, और ये कैंसिल आउट हुआ, 60 कैंसिल हुआ, और ये पूरा हो गया हमारा 60 सेकंड, या कह सकते हैं 1 मिनट। लेकिन अगर अब हमें यहां जाना हो 6 मीटर पर, तो अब आप फिर 12 सेकंड आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब 1 मिनट के बाद इसकी डायरेक्शन यहां नहीं होगी, अब 1 मिनट के बाद इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगी। तो जब कभी अब ऐसे प्रश्नों का हल काफी क्रिटिकल हो जाएगा, तो अब अगर हमें यहां से ज्ञात करना होता कि 6 मीटर यानी कि बंदर आपका जो 1 2 3 4 5 6 चढ़ाना है, तो अगर 6 मीटर हमको चढ़ाना होगा तो हम करेंगे क्या? तो जरा यहां से देखिए, तो पहले राउंड में उसको हम 5 चढ़ा देते हैं, ये रहा हमारा बेस, और हम पहले राउंड पे हमने 5 चढ़ा दिए 1 मिनट में, 1 2 3 4 और ये हुआ 5। तो पहले राउंड में हमने 5 चढ़ा दिए, 1 मिनट हो गया यहां तक जाने में, 1 मिनट हुआ। अगले मिनट में क्या होगा? अगले मिनट में वो 3 नीचे आ जाएगा, तो 1 2 3 यहां आ गया। अब हमें कहां तक? 6 तक जाना है, तो जरा सोचिए, 1 2 3 4, अब यहां यानी कि 4 मीटर की दूरी आपको तय करनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में। अब ये तीसरा मिनट शुरू हो चुका है, पहला मिनट ये था, दूसरा मिनट ये था, अब तीसरा मिनट शुरू हो चुका है, और यहां तक हमें पहुंचना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अब आपको कितना समय लगना होगा? यानी फिर अब जब आप ऊपर की ओर चल रहे हैं, तो अब तो डायरेक्शन आपकी ऊपर की ओर चढ़ने का मतलब है 5 मीटर पर मिनट आपकी चाल से चढ़ेंगे। तो चाल जब ऊपर चलते हैं तो आपकी चाल होती है 5 मीटर पर मिनट, और अब आपको यहाँ 2 है और 6 तक जाना है, तो आपको 4 पॉइंट ही तो चढ़ना है। तो 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में अभी हमने आपको बताया, तो 4 मीटर यानी अब आपकी जो दूरी हो गई वो मानी जाएगी 4 मीटर। अब समय आपको ज्ञात करना है, तो समय हम ज्ञात करते हैं दूरी बटे चाल से, तो लीजिए ये रही आपकी दूरी 4 और ये बटे 5, तो 4/5 मिनट का मतलब हुआ कितना सेकंड? गुणा 60, 12 चौक 48 सेकंड। यानी कि अब जरा समय आप लगाइए कि टोटल कितना समय हो गया, 4/5 48 सेकंड। तो देखिए पहले 1 मिनट ये रहा, अगला 1 मिनट ये रहा, 2 मिनट का समय हो गया। पहले मिनट का स्टेटस है कि 5 मीटर पर थे, अगले मिनट का स्टेटस है कि आप यहां केवल 2 मीटर नीचे, 3 मीटर नीचे आ गए, यानी यहां से आप केवल 2 मीटर की ऊंचाई पर हैं। फिर तीसरा यानी 48 सेकंड बाद आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचे। तो आपको टोटल टाइम लगा 1 मिनट, 2 मिनट, और फिर यहां से यहां तक जाने में 48 सेकंड, यानी कि आपको 2 मिनट और 48 सेकंड का समय लगा। लेकिन आप सोच रहे हैं ये तो मामला बड़ा क्रिटिकल है, ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है, इसको तो छोड़ना बेहतर होगा। जी नहीं, मैंने इसीलिए पहले इस क्वेश्चन को सेकंडों में हल करके दिखाया था। अब कितना भी बड़ा टारगेट क्यों ना हो, आप उसको चुटकियों में हल करेंगे। जैसे अब हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है हम वापस उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको करना क्या होगा, अब आप केवल प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? क्वेश्चन है कि एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर ऊपर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में वो 1 मीटर नीचे उतर के आ जाता है। तो अब 1 मीटर फिसल जाता है, 4 मीटर चढ़ता है, और टारगेट कितना है? 79 मीटर है। अब आप प्रोसेस को समझिए। स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं आपको। स्टेप 1, इसमें केवल स्टेप आपको याद रखना है। तो आपका टारगेट पहले 79 मीटर नहीं होगा। आप बंदर को चढ़ाएंगे कितना? तो ये रहा, ये टॉप ये है, और ये है आपका 79 मीटर। स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले आप टारगेट सेट करेंगे। आपका टारगेट 79 मीटर नहीं है। आपका टारगेट कौन होगा? आपका टारगेट होगा ये जो पहली बार में ऊपर चढ़ता है, यानी 4 मीटर ऊपर चढ़ता है, तो आपका टारगेट 4 मीटर कम होगा। 5 मीटर ऊपर चढ़ता है तो आपका टारगेट 5 मीटर कम कर देंगे। आप एक बार में बंदर 6 मीटर ऊपर चढ़ता होता तो आप 6 मीटर टारगेट कम कर देते। मतलब एक बार में
में जितना चढ़ेगा आप उतना टारगेट कम कर दीजिए। तो जरा आप हमको बताइए कि टोटल यहां पर जो खंबे की ऊंचाई है वो कितना है, यहां 79 मीटर, और बंदर एक बार में कितना चढ़ता है, 4 मीटर। तो हमारा टारगेट कितना कम होना चाहिए, तो 79 में से कितना माइनस करें, 4 माइनस करेंगे। तो हमने 79 में से 4 को माइनस कर दिया, ये हुआ हमारा टारगेट कितना, यानी कि हमारा हुआ 75 मीटर। चलिए पहला स्टेप कंप्लीट, फिर से याद करेंगे। ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आप टारगेट सेट करेंगे, यानी खंबा कितना ऊंचा है और उस खंबे में ये बंदर एक बार में कितना चढ़ता है। तो हमारा टारगेट खंबे की ऊंचाई नहीं होगा, हमारा टारगेट कुछ कम होगा। कितना कम होगा, जितना एक बार में बंदर ऊपर चढ़ता है। तो हमने 79 में से 4 मीटर को माइनस कर दिया, बचा कितना, 75 मीटर। अब हम यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है 75 और ये डिस्टेंस है हमारी 79। अब हम यहां से चढ़ना शुरू करते हैं। अब भाई एक बार में बंदर 4 चढ़ेगा, अगली बार में नीचे आएगा। अगली बार में कितना नीचे आया, 1 मीटर, तो फिर कितना हो गया, 4 चढ़ा 1 नीचे आया, तो 2 मिनट का समय हुआ और 3 मीटर की बंदर ऊंचाई पे पहुंच गया। फिर अगली बार 2 मिनट में यही प्रोसेस होगा, फिर 3 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। फिर अगली बार 2 मिनट में यही प्रोसेस होगा, बंदर 3 मीटर चढ़ जाएगा। अब 3 3 9 6, 4 मिनट में 6 मीटर, 6 मिनट में 9 मीटर, और ऐसे ही चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा। कहां तक चढ़ाना है, ऐसे हमें 75 मीटर तक चढ़ाना है। तो अब जरा हमको बताइए, मैं थोड़ा एक बार जरा फिर से आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने बंदा ये 79 मीटर टारगेट है, लेकिन आपने सेट किया 75 मीटर, क्योंकि आपने माइनस कर दिया 79 में से। कितना माइनस किया, 79 में से आपने माइनस किया है 4 को, तो हमको मिला 75 मीटर। अब हमारा यहां पर जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि 4 मीटर ऊपर चढ़ता है, 2 मीटर नीचे निकल के आता है। तो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है कि प्रत्येक 2 मिनट में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है 3 मीटर, यानी 4 - 1, तो 2 मिनट में वो 3 मीटर ऊपर चढ़ता है। 4 गया और 1, तो सॉरी 4 गया 1 नीचे आ गया, 1 मीटर नीचे, तो फिर यहां से इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3 मीटर, तो 2 मिनट में डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर। ऐसे ही अगले 2 मिनट में फिर 3 मीटर, अगले 2 मिनट में फिर 3 मीटर, अगले 2 मिनट में फिर 3 मीटर। ऐसे कहां तक चढ़ाना है, 75 तक। तो क्या ऐसे ही लिखते चलेंगे, जी नहीं। तो अब जरा समझिए यहां से अगला स्टेप। तो पहले स्टेप में टारगेट सेट हुआ, दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट की रेट क्या है, यानी हमारा वेग क्या है। तो 2 मिनट में हम चढ़ते हैं 3 मीटर। अब एक प्रोसेस का मतलब, एक प्रोसेस का अर्थ है एक बार ऊपर जाना, एक बार नीचे जाना। फिर से सुने, एक प्रोसेस का मतलब है एक बार ऊपर जाना, एक बार नीचे जाना। तो अब ये बंदर 2 मिनट में एक प्रोसेस पूरा करता है, और एक प्रोसेस का अर्थ है कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 3 मीटर। तो ऐसे 75 मीटर तक चलने में उसको कितना प्रोसेस करना होगा, यानी 3 6 तक चलने में उसको 4 मिनट लगेगा, 8 तक 3 3 9 तक चलने में उसको 2 3 6 लगेगा। तो ऐसे कितने प्रोसेस बनेंगे, तो आप ये देखने के लिए 75 में भाग दे सकते हैं 3 से। कितना आया, 25, यानी 25 3 75। इसका अर्थ ये हुआ कि 25 चक्कर उसको पूरे करने होंगे, और 25 चक्कर पूरे करने का अर्थ है करने होंगे। 25 चक्कर का अर्थ यह हुआ कि एक चक्कर में 2 मिनट का समय लगता है और 3 मीटर की दूरी तय होती है। तो 2 × 25 का अर्थ यह हुआ कि आपको 50 मिनट का समय लगेगा, और आपकी डिस्टेंस कवर होगी 25 × 3, यानी एक चक्कर में 3 मीटर की डिस्टेंस कवर होती है। तो 25 3 75 मीटर की डिस्टेंस आपकी कवर होगी। तो 50 मिनट में 75 मीटर आप चढ़ गए। देखिए 50 मिनट में आप 75 मीटर, यहां से यहां तक का जो रिकॉर्ड है 75 का, आपको समय लगा 50 मिनट। अब स्टेटस रिपोर्ट देखिए, 50 मिनट हो चुका है, 75 मीटर पर है, 50 मिनट और 75 मीटर। अब आपको कितना और चलना होगा,
यानी यहां से जो आपकी डिस्टेंस बची रह गई वो आपको कितना और चढ़ना है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। 79, अब आपको 75 पर है तो आपको 4 मीटर और चढ़ना है। तो अब 1 मिनट में आप कितना चढ़ते हैं, यानी अगले मिनट में आप कितना चढ़ेंगे, तो 1 मिनट आपको और लगेगा। तो 50 मिनट तो ये हो गया, अगला मिनट ऊपर चढ़ने का है और 1 मिनट में 4 मीटर आप ऊपर चढ़ते हैं तो 4 ही तो आपको चढ़ना है। तो आपको 50 प्लस 1 और लगेगा, कुल मिलाकर के आपको 51 मिनट का समय लगेगा और यही हमारा आंसर हो गया 51 मिनट। अब इस प्रश्न की शुरुआत मैंने जिस तरीके से की थी मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि आपको करना क्या होगा। एक बार जरा फिर से 79 मीटर टारगेट है तो आप क्या करेंगे, 79 में से 4 को माइनस किया, बचा 75। अब 4 मीटर चलता है, 1 मीटर नीचे फिसलता है तो 4 माइनस 1, ये ओरली करना, 4 माइनस 1 ये हुआ आपका 3 मीटर चलेगा कितनी देर में, 2 मिनट में। तो अब आपको 3 से 75 में भाग देंगे, 25 या 75 यानी 3 के आपको पहले 75 मीटर ही तो चलाना है। तो 3 मीटर 3 करके 75 मीटर के कितने भाग हो जाएंगे, 25 भाग में, यानी 25 गुणा 25। अगर ये कंप्लीट नहीं करता तो आप एक आगे तक लेके चले जाते। जैसे यहाँ 75 की जगह अगर यहाँ 76 होता तो 76 की जगह 25 या 75 और 25 की जगह आप 26 पेयर ले लेंगे। अगर यहाँ 77 यानी कि आप पूरा कटरा नहीं कट रहा हो तो एक ज्यादा वाला आप ले सकते हैं। यानी जैसे अगर ये 76 मीटर आपको चढ़ाना होता तो 25 या 75, इसका अर्थ है 25 प्रोसेस में केवल 75 ही चढ़ता तो आप 26 ले लेते और 26 गुणा 3 करते, भले ही 76 मीटर से ऊपर ज्यादा रहता लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि 79 ऊपर से चला जाए, क्योंकि हम 4 पहले ही माइनस कर चुके हैं। तो फिर आप यहां से एक बार जरा फिर से अब हम थोड़ा स्पीड में करेंगे तो 79 मीटर आपका टारगेट है, माइनस किया 4, 75 और 4 माइनस 1 बचा 3 और 2 मिनट में आपका 3 मीटर चलता है। 25 या 75 बटे 3 आपने किया तो आया 25, यानी आपको चक्कर की संख्या निकालनी तो 25 चक्कर हो गए, 25 दूनी 50 मिनट में आपका 75 मीटर चढ़ गया। अब 75 के बाद 4 और चढ़ाना है, तो जब 4 चढ़ाना है तो 4 मीटर चढ़ने में फिर आपका बटे 4 यानी कि 1 मिनट पूरा लगता है। तो 50 प्लस 1 हो गया आपका 51 मिनट और यही है आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मिस मत करिए। इस क्वेश्चन को इस बार एकदम से ऐसे और भी क्वेश्चन मिला करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप अपने से सॉल्व करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो इस पर हम और वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार। स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे मैं के सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्त कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आगामी एग्जाम जो आपके बीईओ जो खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम लगा हुआ है उसके लिए बेहतर तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। और इसी क्रम में स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको प्रश्नोत्तर भाग के माध्यम से क्रैश कोर्स के रूप में बीईओ की तैयारी आरंभ कर दी गई है। और इसी क्रम में आज मैं प्रश्नोत्तर भाग में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विगत वर्षों में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको लेकर मैं आप तक उपस्थित हूं दोस्त। तो आइए देखते हैं आज प्रश्नोत्तर भाग में हम एक एक प्रश्न को पॉइंट वाइज सिलसिले क्रम से पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कराएंगे, जिससे आपको जैसे ही आप एक शब्द मिलेगा आप उस शब्द को बदल के एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा तो भी आप उसका आंसर देने के लिए तैयार होंगे। ये स्मार्ट विजन एकेडमी प्रश्नोत्तर भाग के माध्यम से बीईओ की तैयारी कराने के लिए पूरी तरीके तैयार है। और आपसे मेरा एक गुजारिश है और आपके सहयोग के हम अपेक्षित हैं कि आप सभी का वीडियो देखिए, लेकिन साथ में स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म के प्रश्नोत्तर भाग के पेपर को आप जरूर एक बार देख लीजिए और अगर आपको सबसे बेहतर नहीं मिलेगा तो फिर आप देखिएगा। तो आइए इसी क्रम में हम चलते हैं आपका बिना समय बर्बाद किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर। तो अब यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि इकोसिस्टम, पहला क्वेश्चन आपका है इकोसिस्टम से
इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। यहां पर आपको सत्य आधारित क्वेश्चन पे आंसर देना है, क्या सत्य है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। यहां पर देखिएगा डी ऑप्शन द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। आइए दोस्त हम आज आपके साथ इकोसिस्टम पर बात करते हैं। तो देखिएगा इकोसिस्टम के बारे में, तो देखिए यहाँ पर हम आपके साथ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इकोसिस्टम का। देखिए यहाँ पर इकोसिस्टम अब यहाँ पर अगर आप कहें तो हम इकोसिस्टम का एक नया टॉपिक आपके साथ बना लेते हैं। इकोसिस्टम के टॉपिक पर ही हम चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपके साथ हम टॉपिक पे चलते हैं इकोसिस्टम के। देखिएगा यहाँ पर जो टॉपिक बना आपके साथ हमारा वो है इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पर इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम को आप कहते हैं हिंदी में पारिस्थितिकी। इकोसिस्टम को आप कहते हैं पारिस्थितिकी, इसे आप कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र, इस पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक, ध्यान में रखिएगा, इस पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक, जिसे आप कहते हैं जैविक को बायोटिक, जैविक को आप क्या कहेंगे बायोटिक, और अजैविक को कहेंगे आप एबायोटिक। तो जैविक को बायोटिक और अजैविक को अबायोटिक के नाम से जानते हैं जब जैविक और अजैविक घटक परस्पर क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, परस्पर क्रिया के द्वारा, परस्पर क्रिया के द्वारा आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में जब ये मिलते हैं तो ऐसी घटना को आप किसके नाम से जानते हैं, इसे आप कहते हैं क्या, पारिस्थितिकी तंत्र। तो आपने देखा जैविक और अजैविक घटक दोनों आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, जिसे आप क्या जानते हैं, इकोसिस्टम। लेकिन जब तक ये आपस में परस्पर क्रिया नहीं करेंगे तब तक सिस्टम का निर्माण नहीं होगा। सिर्फ उसे आप क्या कहेंगे, सिर्फ उसे पारिस्थितिकी कहेंगे, तंत्र नहीं कहेंगे। तंत्र कहने के लिए आपको परस्पर क्रिया कराना क्या होता है, आवश्यक होता है। दोस्त यहाँ पर देखिएगा कि इसकी संरचना में जैविक घटक में क्या क्या शामिल होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा जैविक घटक में शामिल होते हैं आपके उत्पादक। जैविक घटक में कौन शामिल हुआ, उत्पादक शामिल होता है। उसके बाद आप देखेंगे जैविक घटक में कौन शामिल हुआ, तो जैविक घटक में शामिल होता है उपभोक्ता। उत्पादक भी शामिल हुआ, उपभोक्ता भी शामिल हुआ, जिसे आप कहते हैं प्रोड्यूसर भी शामिल हुआ, कंज्यूमर भी शामिल हुआ, और साथ में यहाँ पर देखेंगे तीसरा शामिल होता है जिसे कहते हैं आप अपघटक या डिकम्पोजर। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इकोसिस्टम के जैविक घटक में पहली घटना आपको हमारे साथ देख रहे हैं कि इसमें उत्पादक भी शामिल होगा, प्रोड्यूसर भी शामिल होगा, कंज्यूमर भी शामिल होगा और डिकम्पोजर भी शामिल होगा। इन तीनों के द्वारा किसका निर्माण होगा, तो इन दोनों तीनों के द्वारा जैविक घटक का निर्माण होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अजैविक में आप किसे किसे शामिल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अजैविक में शामिल जो होगा वो भौतिक भी शामिल होगा। भौतिक को आप कहेंगे तापमान से लेकर, कहां से, टेम्परेचर से लेकर स्थलाकृति तक की घटना, जिसमें आपका मृदा खनिज सब आ जाएगा। तापमान से लेकर स्थलाकृति तक की घटना को आप किस में शामिल करते हैं, तो भौतिक में शामिल करते हैं। आप देखेंगे कि अजैविक में और किसे शामिल करते हैं, तो आप अजैविक में शामिल होता है अकार्बनिक। भौतिक हुआ, अकार्बनिक हुआ। अब अकार्बनिक में आप यहाँ पर देखेंगे जल से लेकर, कहां से, जल से लेकर, आप देखिएगा कि जल से लेकर चट्टान तक, जल से लेकर चट्टान तक की प्रक्रिया को कहां रखते हैं आप, कार्बनिक में रखते हैं। आप माफ करेगा, अकार्बनिक में रखते हैं। और कार्बनिक में आप किससे रखते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कार्बनिक में किसे रखा जाएगा, तो आप देखेंगे प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को आप कहां रखते हैं,
कार्बनिक घटक में रखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जैविक में भी 3 और अजैविक में भी 3। जैविक के 3 में आपने देखा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, भौतिक। और यहाँ पर अजैविक, अबायोटिक में देखा आपने भौतिक, तापमान से लेकर स्थलाकृति, अकार्बनिक, जल से लेकर चट्टान, और कार्बनिक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये दोनों जब आपस में क्या करेंगे, इधर से उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक परस्पर क्रिया किसके साथ करेंगे, तो परस्पर क्रिया तापमान, स्थलाकृति, जल, चट्टान, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के साथ क्या करेंगे, परस्पर क्रिया के माध्यम से जब आपस में एक संगठन का निर्माण करेंगे कार्य करने के लिए, उसे आप क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन जब जैविक घटक अलग रहेगा और अजैविक घटक अलग रहेगा, तब तक पारिस्थितिकी का निर्माण होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण नहीं होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण करने के लिए परस्पर क्रिया का होना आवश्यक होता है। यहीं से बात बनती नहीं है, यहीं से बात बनती नहीं है, आगे भी हम देखते हैं आपके साथ। देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ध्यान में रखिएगा। इको जिसे आप कहते हैं पारिस्थितिकी, अर्थात यहां पर देखिए पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। अब यहां पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 में, कब, 1869 ईस्वी में हैकेल के द्वारा, 1869 ईस्वी में हैकेल के द्वारा पहली बार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पर सिर्फ इको की बात किया जा रहा है, पारिस्थितिकी की बात किया जा रहा है, अभी हम सिस्टम पे नहीं पहुंचे हैं। तो दूसरे पॉइंट पे आप देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकी और शब्दों से दोस्त आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जब पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग एग्जामिनर पूछे 1869 में हैकेल, जैसे ही क्वेश्चन बदले पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग, आंसर बदल दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टंसले के द्वारा, सर्वप्रथम एजी टंसले के द्वारा, एजी टंसले के द्वारा किया जाता है। और एजी टंसले के द्वारा 1935 में पहली बार पारिस्थितिकी शब्द के प्रयोग की बात की गई एजी टंसले महोदय के द्वारा। अब देखिएगा यहां पर आपके साथ, यहां पर आप देखिएगा तो यहां पर आप देखेंगे कि जब ये परस्पर अंतः क्रिया करते हैं, ये परस्पर जब अंतः क्रिया करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं और अंतः क्रिया करने के लिए कौन कौन आएगा, तो अंतः क्रिया करने के लिए जैविक भी आएगा और अंतः क्रिया करने के लिए अजैविक भी आएगा। ये दोनों घटक कौन कौन होते हैं, पीछे हमने आपको डिफाइन किया है। तो जैविक और अजैविक घटक जब परस्पर अंतः क्रिया करते हैं तो एक चक्रण का निर्माण होता है, एक साइकिल पूरा होता है, एक चक्र का पूरा होता है, एक चक्र पूरा होता है, और यही चक्रण अंत में तंत्र का निर्माण करता है, जिसे आप कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अब यहाँ पर देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में यहीं तक चीजें खत्म होती नहीं है। अभी देखिएगा इस पारिस्थितिकी तंत्र में आपने देखा था उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर या अपघटक। आइए उस पे चले हम आपके साथ। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र, और इस पारिस्थितिकी तंत्र में अभी देखिएगा कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में आपको दिखाई पड़ेगा उत्पादक, और उत्पादक जो होता है इसी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर, न्यूट्रिशन सिस्टम चलता है। पोषण स्तर की बात हम करने लगे यहाँ पर। इसी पारिस्थितिकी तंत्र में जब व्यक्ति होगा, कोई भी होगा, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं खाने पीने की व्यवस्था करेगा, जिसे आप न्यूट्रिशन सिस्टम या न्यूट्रिशन स्टेट या लेवल के नाम पे जानते हैं। तो जो उत्पादक होगा, उत्पादक को आप कहते हैं ये प्राथमिक पोषण स्तर होता है। उत्पादक क्या होगा, प्राथमिक पोषण स्तर होगा। ध्यान में रखिएगा, उत्पादक प्राथमिक पोषण स्तर होगा। तो उत्पादक जो होगा
वो सूर्य से सूर्य की किरणें क्या करेगा, प्राप्त करेगा। उसके बाद ये उत्पादक जल के साथ क्रिया करेगा, ये उत्पादक मिट्टी के साथ क्रिया करेगा, ये उत्पादक खनिज तत्वों के साथ कार्य करके अपने भोजन का निर्माण करेगा। और उत्पादक वो होता है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करे, उसे आप उत्पादक कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने भोजन का निर्माण दूसरे पे आश्रित होकर करे तो वो उत्पादक में शामिल नहीं होता, वो उपभोक्ता में शामिल होता है। तो आगे देखिएगा, उत्पादक के बाद आएगा प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादक के बाद कौन आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। यहां ध्यान रखिएगा। तो ये प्राथमिक जो उपभोक्ता होगा वो पोषण स्तर का द्वितीय क्रम होगा। पोषण स्तर का कौन सा क्रम होगा, तो द्वितीय क्रम होगा। और ये उत्पादक कौन है, तो पोषण स्तर का ये प्रथम क्रम है। पोषण स्तर का प्रथम क्रम। तो पोषण स्तर के प्रथम क्रम में कौन आया, तो पोषण स्तर के प्रथम क्रम में उत्पादक आया और प्राथमिक उपभोक्ता पोषण स्तर के द्वितीय क्रम में आया। अब देखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे आप देखिए उत्पादक में यहां पर आप रख लीजिए घास को। घास को कौन खाया, खरगोश खाया, तो खरगोश किस क्रम में आ गया, द्वितीय क्रम में आ गया। और प्राथमिक क्रम में कौन आया, घास आया। अब इस तरीके से देखिए प्राथमिक उपभोक्ता के बाद कौन आएगा, यहाँ द्वितीय उपभोक्ता। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता पोषण स्तर का कौन सा क्रम हो जाएगा, तो पोषण स्तर का ये तृतीय क्रम हो जाएगा। अब देखिएगा खरगोश आ गया, खरगोश को तृतीय क्रम में कौन खा गया, शेर खा गया। अब द्वितीय उपभोक्ता के बाद यहाँ पर आ गया आपका सर्वाहारी। कौन आ गया, सर्वाहारी। और सर्वाहारी पोषण स्तर का कौन सा क्रम हो गया, तो सर्वाहारी पोषण स्तर का चतुर्थ क्रम होता है। और चतुर्थ क्रम में कौन आ गया, मानव आ गया। सर मानव क्या है, मानव यहाँ पर देखिएगा, मानव घास भी खाएगा, मानव खरगोश भी खाएगा और मानव शेर को भी खाएगा। तो ये क्रम कौन सा है, चतुर्थ क्रम। किसका निर्माण किया, सर्वाहारी का। तो अब देखिए यहाँ पर, लेकिन इन सब को, उत्पादक को भी, प्राथमिक स्तर को भी, द्वितीय उपभोक्ता को भी और सर्वाहारी को भी कौन न विनाश कर देगा, यहाँ पर शब्द है डिकम्पोजर या अपघटक। ये निर्माण होता है पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण स्तर में। प्राथमिक को, द्वितीयक को, तृतीयक को, सर्वाहारी को, सबको अपघटक खा जाएगा, विनाश कर देगा। यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से पोषण क्रम का यहाँ पर शब्द होता है। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ चीजें और देखते हैं आपके साथ हम। मांसाहारी की अपेक्षा, मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी, मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी की संख्या, शाकाहारी की संख्या। अब इस शाकाहारी संख्या में सिर्फ आप क्या कह सकते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता को नहीं रख सकते हैं आप। उत्पादक शाकाहारी की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। अब यहाँ पर देखें कि मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी की संख्या अधिक होती है, परंतु आप यहाँ पर देखेंगे कि परंतु मांसाहारी को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होने के कारण, मांसाहारी को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता के कारण, आवश्यकता के कारण अधिक मात्रा में, के कारण अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में उत्पादक या आप कह सकते हैं शाकाहारी का विनाश करते हैं, शाकाहारी का विनाश करते हैं, उत्पादक का विनाश करते हैं, विनाश करते हैं। ध्यान में रखना दोस्त, यहीं पर शामिल होता है जब मांसाहारी उत्पादक को खाते हैं या शाकाहारी को खाते हैं, यहीं पर एक शब्द आता है लिंडमान का 10% का नियम। लिंडमान के 10% के नियम के अनुसार पिरामिड का निर्माण हो जाता है और ये पिरामिड सीधा भी होता है और ये पिरामिड उल्टा भी होता है। आइए इसी उत्पादक के क्रम में, क्योंकि क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है सर एक एक पूरी तरीके से डिफाइन हो जाएगा, पूरा टॉपिक डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर देखेंगे हम आपके साथ कि 1942 में
ध्यान में रखना कब 1942 में लिंडमान का 10% का नियम आता है। लिंडमान एक वैज्ञानिक थे। लिंडमान के 10% के नियम के अनुसार, लिंडमान के 10% के नियम के अनुसार अब यहां पर आप देख लेंगे, इस जैसे ही हम पिरामिड्स का निर्माण करेंगे, इस पिरामिड्स के अनुसार आप स्वयं बता देंगे कि उत्पादक की संख्या ज्यादा होगी कि उपभोक्ता की संख्या ज्यादा होगी। तो देखिएगा, लिंडमान का 10% का नियम कहता है कि एक वस्तु से दूसरे में ट्रांसफर होने पर, दूसरे में ऊर्जा के हस्तांतरण के समय, जिसे आप ट्रांसफर कहते हैं, हस्तांतरण के समय 90% ऊर्जा का विनाश हो जाता है, ऊर्जा का क्षय हो जाता है। अब यहां पर देखेंगे ऊर्जा का क्षय हो जाता है। आइए पिरामिड के साथ देखते हैं यहां पर कि इसमें देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा उत्पादक को जब खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद यहां पर देखेंगे कौन आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, और यहां पर कौन आएगा, सर्वाहारी। देखिएगा आप यहां पर 100% यहां से चलते चलते यहां 0.1 की संकल्पना आ गई। अर्थात जब इनको अपने ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति एक से नहीं होगी तो ये कईयों को मार के खा जाएंगे। तो उत्पादक की संख्या अधिक होने के बावजूद भी सर्वाहारी अपना प्रभुत्व बना के रखता है, क्योंकि इसके जो बायोमास होते हैं इन्हें ज्यादा चाहिए और ये अधिक उत्पादक का विनाश करते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट में उत्पादक ज्यादा होते हैं, न ही उपभोक्ता ज्यादा होते हैं। अब आइए हम आपके साथ क्वेश्चन पे चलते हैं और आप आंसर अपने आप दीजिएगा। हमने टॉपिक एक्सप्लेन किया और आप आंसर अपने आप स्वतः दीजिएगा, जिससे हमें भी लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके सहयोग के माध्यम से हम आगे अपने प्लेटफॉर्म पर बढ़ रहे हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका आ गया है। यहाँ पर देखिएगा कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन देता है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होता है। जी सर नहीं, अभी हमने आपको बताया कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर कैसे होता है, पूर्णतः निर्भर होता है, न्यूनतम निर्भर नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है, क्या सत्य है? तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखें, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि संख्या में अधिक नहीं होते। यही कारण है कि जो जैव भार पिरामिड होता है वो उसके आकार क्या होते हैं, सीधा होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक नहीं क्या होते हैं, अधिक की अपेक्षा कम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्पादक जो है आपके उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि उत्पादक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। यहाँ पर देखिएगा आंसर क्या होगा आपका, उत्पादक हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो माफ करिए दोस्त, सर्वाहारी सबसे कम होने के साथ साथ सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि ये प्राथमिक को भी खाता है, उत्पादक को भी खाता है, द्वितीयक को भी खाता है, साथ में सर्वाधिक शक्तिशाली की बात करेंगे तो अपघटक हो जाएगा जो सर्वाहारी का भी विनाश करता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सुपोषण के संदर्भ में, सुपोषण न्यूट्रिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन देखिए, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना पर है। यहाँ पर संवर्धन से तात्पर्य क्या होता है, तो संवर्धन से तात्पर्य आगे हम आपको चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पर आइए देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन को आपके साथ हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, जब कोई जल खनिज तत्वों के साथ, जब कोई जल खनिज तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है, खनिज तत्व के साथ अभिक्रिया कर क्या करेगा, वायुमंडल में प्रवेश करेगा,
अब क्रिया कर वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, वायुमंडल में प्रवेश करता है और सबसे महत्वपूर्ण और शैवाल के विकास को, जो शैवाल जो होते हैं आप देखते हैं काई या शैवाल के विकास को बढ़ावा देता है, शैवाल के विकास को बढ़ावा देता है। तब ऐसी क्रिया को किसके नाम से जानते हैं, सुपोषण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन महत्वपूर्ण होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, कौन, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आपके साथ हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी, यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन सेकंड में हम देते हैं आपको कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या करेगा, कम कर दे रहा है। तो अब देखिएगा जब ये वायुमंडल में प्रवेश करेगा, वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले, वायुमंडल में प्रवेश से पहले या प्रवेश करने पर इसके साथ सीवेज, जो आप देखते हैं सीवेज क्या, शहरी क्षेत्र में निकलने वाले जो अपशिष्ट क्या होते हैं, जल होते हैं, सीवेज या घरेलू कचरा के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा, और जब अभिक्रिया करेगा तो घुलित ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, या जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है, जिसके कारण वायुमंडल में क्या दिखाई पड़ते हैं, कुछ आपको जल प्रदूषण की समस्याएं भी नजर आने लगती हैं। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं कि सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, जी हाँ, न्यूट्रिशन की घटना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ऑक्सीजन में जल में घुलित ऑक्सीजन को किस प्रकार कम करता है, क्योंकि इसके साथ सीवेज, घरेलू कचरा और अन्य प्रकार के जो अपशिष्ट होते हैं, कड़की पदार्थ होते हैं, जो जल प्रदूषण की समस्या लाकर खड़ा करते हैं, उनके साथ अभिक्रिया करने के कारण ऑक्सीजन को ये क्या करता है, कम कर देता है, जिससे सुपोषण के संदर्भ में सभी कथन क्या है यहाँ पर सही नजर आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव जनित गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव जनित गतिविधियों के कारण या मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण को आप किस पर्यावरण के नाम से जानते हैं, इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि आइए एक एक करके हम आपके साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा नैसर्गिक पर्यावरण से तात्पर्य होता है, नैसर्गिक पर्यावरण से तात्पर्य होता है जब इसमें मानव के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, ध्यान में रखिएगा, हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसे पर्यावरण नैसर्गिक पर्यावरण के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण। इसमें आप कह सकते हैं जैसे जंगल, पेड़ पौधे नहीं, जंगल की बात कर रहा हूँ, झाड़ी, और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा जंगल, झाड़ी, कृत्रिम नदी, जो आपके प्राकृतिक नदी, यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक झरने। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि कृत्रिम नदियां भी तो बनाई जाती हैं, लेकिन वहां पर मानव का हस्तक्षेप क्या होता है, आ जाता है। यहाँ पर मानव का हस्तक्षेप नहीं आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण से तात्पर्य होता है जहां मानव जनित गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं में परिवर्तन कर दिया जाए, ऐसे पर्यावरण को आप क्या कहते हैं,
एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ये आंसर क्या दे रहा है? मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को किस पर्यावरण के नाम से जानते हैं आप? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि शहरी पर्यावरण क्या होता है। तो शहरी पर्यावरण वो होता है जब पेड़ पौधे प्राकृतिक आवास से हटकर कृत्रिम स्थान पर आ जाते हैं। जहां पर सजावट के रूप में इसका प्रयोग होने लगेगा। जैसे आप देखते हैं कि शहरी लोग गमले में पेड़ पौधे को लगाते हैं, चिड़ियाघर होता है, पार्क होता है, ये सब क्या होते हैं? कहीं ना कहीं शहरी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए इस पर्यावरण को निर्माण होता है। अर्थात जब पेड़ पौधे अपने प्राकृतिक आवास से हटकर कृत्रिम आवास में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे चिड़ियाघरों में, पार्क में, स्थानीय अभ्यारण्य में, घरों के गमलों में, ऐसे पर्यावरण को आप शहरी पर्यावरण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए आधुनिक पर्यावरण किसे कहेंगे आप? तो यहाँ पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे अब आधुनिक पर्यावरण के बारे में। आधुनिक पर्यावरण क्या होता है तो देखेंगे आप कि आधुनिक पर्यावरण, आइए हम होम पेज पर पूरी तरीके से इसे लिखते हैं आधुनिक पर्यावरण को। तो देखिएगा यहाँ पर आधुनिक पर्यावरण के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक पर्यावरण वह पर्यावरण होता है जहां पर तकनीकी परिवर्तन किसके कारण? ध्यान में रखिएगा टेक्नोलॉजी शब्द आ गया यहाँ पर, क्योंकि अभी आप देखे हैं कि 107वीं विज्ञान कांग्रेस जब हुआ था तो वहां पर इसकी थीम थी तकनीक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ विकास। तो अब देखिए तकनीकी परिवर्तन के कारण, किसके कारण? तकनीकी परिवर्तन के कारण प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग सुविधाओं के लिए या लग्जरी क्षेत्र में किया जाने लगे, लग्जरी क्षेत्र में होने लगे। तो ऐसे पर्यावरण को किस पर्यावरण के नाम से जानेंगे? तो ऐसे पर्यावरण को आप आधुनिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो अब देखें आप, जैसे आप देखते हैं विलासिता की वस्तुएं, आपको पता होना चाहिए कि जब आपके घरों में क्या होता है? डेकोरेट होता है। जब आपके घरों में फिनिशिंग का कार्य होता है तो आप कहते हैं कि हमें सागवान की लकड़ी का फिनिशिंग कराना है, हमें शीशम की लकड़ी का फिनिशिंग कराना है, या आप देखते हैं कि होटल में होते हैं तो देखते हैं फिनिशिंग का कार्य होता है जिसे आप कहते हैं फाइबरवुड्स। तो ये सब क्या होते हैं? आधुनिक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मानव जनित गतिविधियों से नहीं, तकनीकी परिवर्तन के कारण। तो सब पर्यावरण एक ही मानव शब्द आ गया है, लेकिन मानव गतिविधियों के कारण जिस पर्यावरण का निर्माण होता है तकनीकी शब्द का प्रयोग आएगा तो आधुनिक पर्यावरण हो जाएगा, लेकिन मानव गतिविधि तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा आज यहाँ पर कि एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण मानव गतिविधियों से प्रभावित पर्यावरण होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, शब्द क्या ध्यान रखना है? सत्य नहीं है। आइए इस पर चर्चा करते हैं हम आपके साथ कि पहला ऑप्शन दे रहा है, पहले ऑप्शन के लिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। आइए इसको देखते हैं हम आपके साथ, कैसे जाति विविधता में वृद्धि होगी कि कमी होगी। यहाँ पर देखिए आप कि ये अगर आपका ये ग्लोब है तो 0 डिग्री से लेकर आप 90 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से लेकर आप 90 डिग्री साउथ की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप 0 डिग्री से लेकर, ये देखिए यहाँ पर, जैसे जैसे आप 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होता है? तापमान में कमी होने लगती है।
यहाँ पर अगर हम सन की बात करें तो यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं, लंबवत हो रही हैं और 90 डिग्री तक जाते जाते सूर्य की किरणों में तिरछेपन में क्या होने लगती है, वृद्धि। जैसे ही तिरछेपन में वृद्धि होगी तो इनके तापमान में भी क्या होने लगेगी, कमी। और यहाँ पर देखेंगे कि आप तापमान में क्या हो गई, कमी। यहाँ पर तापमान में क्या है, अधिकता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर आपको पता है कि घटेगा। जहां पर वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है, वर्षा के अनुकूल स्थिति, और जब वर्षा के अनुकूल स्थिति उत्पन्न होगी तो जब वर्षा होगी तो यहाँ पर वर्षा की अनुकूल स्थिति तो पेड़ पौधों का क्या होगा, विकास। और जब पेड़ पौधों में वृद्धि होगी तो गतिविधि, जीव जंतु की गतिविधि में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। जीव जंतु में वृद्धि होगी। जब जीव जंतु में वृद्धि होगी तो पर्यावरण में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब पर्यावरण में वृद्धि होगी तो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ेंगे, वर्षा की अनुकूलता में क्या होने लगती है, कमी। अर्थात 90 डिग्री पर तापमान कम होने के कारण वर्षा न होकर क्या होती है, बर्फबारी होती है। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें पत्ते नहीं होते और इनके पत्ते बड़े होते हैं, तो इनके छांव में और इनके वृक्षों पर कुछ अन्य वृक्ष लिपट जाते हैं और पत्तों के नीचे नए जीव जंतुओं का विकास हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाट विविधता में वृद्धि न होकर क्या होती है, कमी होती है। ये आंसर तो यही सही है। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट, उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये 23.5 डिग्री से लेकर 40 से 45 डिग्री एरिया तक के क्षेत्र को आप दोनों गोलार्धों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं थोड़ी सी चीजों को। और हम यहाँ पर देखिए, सेकेंड देखिए यहाँ पर कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों से लेकर 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है जहां, देखिएगा नेक्स्ट लाइन में हम आपके साथ लिखते हैं तीसरा पॉइंट, जहां सदाबहार वन, चौड़ी पत्ती वाले वन तथा लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके कारण अन्य जीव जंतुओं का निवास हो जाता है। अन्य जीव जंतु का आश्रय घर, जीव जंतु का आवास बन जाता है। यही कारण है कि यहाँ जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी या जीव जंतु जैव विविधता अधिक मात्रा में एवं अधिक प्रकार के पाए जाते हैं, अधिक प्रकार के होते हैं। ध्यान में रखना है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का अमेजन क्षेत्र सबसे अधिक, दक्षिण अमेरिका का कौन सा क्षेत्र, तो दक्षिण अमेरिका का अमेजन वाला क्षेत्र, अमेजन क्षेत्र आपका क्या होता है, सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी की बात करता है, सबसे अधिक जैव विविधता क्षेत्र है। यहाँ पर दोस्त ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए इसके नेक्स्ट बात पर भी हम चर्चा करते हैं आपके साथ, कि देखिएगा चौथा पॉइंट आपके साथ यहाँ पर हम लिख रहे हैं। चौथा पॉइंट देखिए आप, जैव विविधता के लिए 1992 में
जैव विविधता के लिए 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है। पृथ्वी सम्मेलन में पहली बार जैव विविधता के परिभाषा को बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के परिभाषा को बताया गया। जैव विविधता के परिभाषा को बताया गया। जैव विविधता के परिभाषा को क्या किया गया है? बताया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता के परिभाषा का पहली बार कब प्रयोग किया गया है? तो 1995 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में पहली बार जैव विविधता के परिभाषा को बताया गया है। यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, इसके मापन के लिए जैव विविधता, पांचवा शब्द देखिएगा, इसके मापन के लिए और इसके मापन में जैव विविधता के मापन के लिए 3 मापन का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? अल्फा, दूसरा होता है आपका बीटा, अल्फा बीटा, और तीसरा होता है आपका गामा। इन 3 प्रकार से जैव विविधता का आकलन किया जाता है। अल्फा में देखते हैं आप, अल्फा के द्वारा कुल प्रजातियों का आकलन किया जाता है। कुल प्रजातियों की संख्या इनकी आनुवंशिकता के आधार पर, कुल प्रजातियों की संख्या आनुवंशिकता के प्रभाव पर अल्फा के कारण, यहाँ पर देखिएगा शब्द क्या है? बीटा के कारण क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा, बीटा के द्वारा पर्यावरणीय प्रवणता के साथ, यहाँ पर देखिएगा पर्यावरणीय प्रवणता के साथ इन्वायरमेंट ग्रेडियंट, पर्यावरणीय प्रवणता जिसे आप ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन का आकलन, प्रवणता के परिवर्तन का आकलन। अब प्रवणता के परिवर्तन का आकलन से तात्पर्य होता है, ग्रेडियंट से तात्पर्य, यहाँ पर देखिएगा, ग्रेडियंट से तात्पर्य देखिएगा उच्च अक्षांश की अपेक्षा निम्न अक्षांश में या निम्न क्षेत्र में, निम्न अक्षांश में जैव विविधता में वृद्धि होती है। जैव विविधता में वृद्धि होती है, ध्यान में रखिएगा, जैव विविधता में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यही कारण है, आप देखेंगे कि 90 डिग्री की अपेक्षा 40 डिग्री की अपेक्षा 35 डिग्री पे जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। आइए चर्चा करें हम गामा की। गामा में आप देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र में, गामा में क्या चर्चा करेंगे हम? देखिए यहाँ पर, तो गामा में भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में निवास किसकी निवास? प्रजातियों के निवास की, जो प्रजातियों के निवास की बात करेंगे भौगोलिक क्षेत्र में, निवास का आकलन, निवास की आकलन की चर्चा। यहाँ पर ध्यान में आपने देखा अल्फा बीटा गामा के द्वारा जैव विविधता का आकलन किया गया, जिसकी परिभाषा 1992 में रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन में संपन्न हुआ। अभी एक साथ हम आपको एक चीज इसमें और बताना चाहते हैं दोस्त, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आपके साथ हम जोड़ देते हैं कि जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में, 1985 में, ध्यान में रखना आप, 1985, हम दूसरे से हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा 1985, यहाँ पर हाईलाइट भी कर देते हैं आपके लिए हम। 1985 में जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग आया। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में वाल्टर जी रोजेन के द्वारा, ध्यान में रखना है यहाँ पर आप, वाल्टर जी रोजेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अर्थात जैव विविधता शब्द का प्रयोग
प्रयोग पहली बार कब आया? तो 1985 में वाल्टर जीरोजोन ने पहली बार बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। इसकी परिभाषा कब आती है? 1992 में रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता के आकलन के लिए अल्फा, बीटा और गामा, यहाँ पर ध्यान में रखना ग्रेडिएंट से तात्पर्य होता है उच्च अक्षांश की अपेक्षा निम्न अक्षांश में पाए जाने वाले जैव विविधता की वृद्धि को पर्यावरणीय प्रवणता के नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आंसर आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा, तो देखिएगा यहाँ पर क्या सत्य नहीं है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जात विविधता में वृद्धि नहीं होती, बल्कि क्या होती है? कमी होती है। ये हमने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? लाइकेंस। जैव प्रदूषण का सर्वाधिक उदाहरण लाइकेंस है। अब इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे लाइकेंस के बारे में। तो अब ध्यान में रखिएगा आप कि लाइकेंस सबसे जैविक पर्यावरणीय प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। तो हम नेक्स्ट डे यहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे लाइकेंस से। तब तक आप इसे देखिए, लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और हमें इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। और आप अपने ध्यान पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्नोत्तर भाग में मिलेंगे हम लाइकेंस को लेके। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।